हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2024 में ही रिलीज हुई कैनेडियन थ्रिलर मूवी आउटकम द वोल्स का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं एडम मैकडोनाल्ड, जो इससे पहले बना चुके हैं ऐसी सिमिलर मूवी बैक कंट्री, उसके अलावा पाई वैकेट। इन दोनों की ही वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक कपल सोफी और नोलन की, जो कुछ दिनों के लिए जंगल में मौजूद एक दूर दराज कैबिन में रहने आए हैं। आने का रीजन है नोलन का काम। नोलन एक मैगजीन में फूड राइटर है और नया आर्टिकल इसे लिखना है हंटिंग के बारे में, इंसान अपना खाना कैसे जुटाते थे। हंटिंग पे आर्टिकल लिखने के लिए इसे खुद हंटिंग का एक्सपीरियंस चाहिए था, बस इसलिए आना हुआ। ये एक शहरी लड़का है, लेकिन सोफी इसी जगह पर पली बड़ी है। ये कमाल की हंटर है। इसके डैड ने इसे बचपन में ही सब कुछ सिखा दिया था, लेकिन ये नोलन के साथ शिकार पर नहीं जाएगी। इसका रीजन यह है कि जवानी में एक बार जब ये शिकार पर गई थी तब इसे एक हिरन मिली थी और शिकारी के तौर पर ये उसे मारने वाली थी, लेकिन उसकी आंखों में देखते ही पता नहीं इसे क्या हुआ, इसने उस हिरन को जाने दिया। बल्कि उस दिन से शिकार करना ही छोड़ दिया और साथ ही नॉन वेज खाना भी। उस हिरन की आंखों ने इसका पूरा जीवन बदल दिया। तो अब ये तो शिकार करने जाएगी नहीं और नोलन अकेला भी नहीं जा सकता, इसलिए सोफी ने बुलाया है अपने बचपन के दोस्त काइल को। काइल के पेरेंट्स के बीच में शुरू से ही प्रॉब्लम थी, इसलिए काइल का ज्यादातर टाइम सोफी और सोफी के डैड के साथ गुजरा। इसी वजह से काइल भी एक अच्छा शिकारी है, सोफी के जितना तो नहीं पर ठीक ठाक है। नोलन को गाइड कर देगा। कल सुबह ये शिकार के लिए निकलेंगे। उससे पहले काइल नोलन को तीर चलाना सिखाता है, लेकिन वो कुछ घंटों में सीखने वाला काम तो है नहीं, इसलिए काइल ने उसे राइफल चलानी सिखा दी। उसमें नोलन को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जिस बीच काइल ये सब सिखा रहा था, उसी बीच वो बातों बातों में ऐसा जता रहा था कि सोफी के लिए वो कितना खास है। सोफी मेरे लिए ये करती थी, वो करती थी, ये तीर उसी ने गिफ्ट दिए थे, वगैरह वगैरह। और इन सब बातों से कहीं ना कहीं नोलन चिढ़ रहा था, क्योंकि ओरिजिनल प्लान ये था कि काइल अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर आएगा। इसकी गर्लफ्रेंड और सोफी एक साथ टाइम बिताएंगे और ये और नोलन एक साथ। लेकिन आकर ये कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने एंड टाइम पर मना कर दिया। अब हो ये रहा है कि सारा टाइम ये सोफी के साथ बिता रहा है और नोलन एक साइड में अकेला बैठा है। बचपन के दोस्त इतने टाइम बाद मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कई बातें करनी है, और क्योंकि खुद इनवाइट किया है इसलिए होस्ट भी करना पड़ेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नोलन को तब हो रही है जब वो दोनों ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे अब भी बच्चे हैं। उनका ये मस्ती मजाक देखकर नोलन गुस्सा होकर अंदर रूम में चला गया। सोफी उसके पीछे गई तो दोनों के बीच बहस हो गई। नोलन का कहना था कि काइल की गर्लफ्रेंड कहाँ पर है। उसके अकेले आने से ये वीकेंड अब वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए था। तो सोफी कहती है कि मैंने तेरी वजह से ही काइल को बुलाया है, ये पूरी ट्रिप ही तेरी वजह से है और तू लैपटॉप लेकर बैठा है। अब गलती तो नोलन की भी है, जो उसे जल्दी समझ आ गई। उसने जाकर सोफी को सॉरी बोला, लेकिन वहां भी बीच में काइल आ गया। अब तो ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझ के इनके बीच में फूट पड़वा रहा है। आखिर में उसने सोफी को बता ही दिया कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए मैं अकेला आया। हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि इसके दिल में सोफी के लिए फीलिंग्स हैं और नोलन को ये सोफी के लायक नहीं समझता, जो कि नोलन भी देख पा रहा है, बस सोफी नहीं देख पा रही। काइल को लगता है कि ये दोनों बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन जब उसे पता चला कि दोनों एंगेज्ड हैं तो उसका रिएक्शन कोई खास अच्छा तो नहीं आया। वो एकदम निराश नजर आ रहा था। अभी तो सोफी ने ये भी नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है, वरना पता नहीं उसका क्या होता। वो तो एंगेजमेंट को लेकर ही सोफी के मन में डाउट डाल रहा है। अब जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, माहौल भी टेंस होता जा रहा था। काइल और नोलन दोनों ड्रंक थे तो बातें भी अलग ही लेवल की सीरियस हो चुकी थी। सोफी सोने चली गई और उसके जाते नोलन ने ऐसी बात छेड़ दी जिसके बाद सब कुछ ऑकवर्ड हो गया। उसने काइल को बोला कि मैं जानता हूँ तू सोफी के साथ सो चुका है। ये सुनते ही काइल के भी होश उड़ गए। हुआ ये था कि जब सोफी और काइल 18 साल के थे तब इन दोनों ने पहली बार शराब पी थी और नशे में ये दोनों फिजिकल हो गए थे, जिसके बारे में सोफी ने खुद नोलन को बताया था और आज इसने काइल से भी पूछ लिया। रूम में जाकर नोलन ने ये बात सोफी को भी बता दी कि मैंने काइल को ऐसा वैसा बोल दिया। बस इसके बाद तो कोई भी चैन की नींद नहीं सोया। कल का दिन पहले ही खराब हो चुका है। अगली सुबह वो दोनों शिकार के लिए निकल रहे थे तो सोफी ने राइफल की एक गोली काइल की जेब में रख दी गुड लक के तौर पर। फोन ये लेकर नहीं जा रहे क्योंकि नेटवर्क जंगल में आते नहीं, बस राइफल और तीर कमान है। काइल की गाड़ी पर बैठकर दोनों निकल गए। फिर लोकेशन पर पहुंचकर आगे पैदल चलने लगे, जिसमें नोलन की सांस फूल रही थी। थोड़ा आराम करने बैठे तो उसने कल रात के लिए काइल को सॉरी बोल दिया और साथ में थैंक्स भी बोला कि मेरे लिए तुम इतना सब कर रहे हो। फिर दोनों ने और आगे बढ़ना शुरू किया तो कुछ ही दूरी पर उन्हें एक हिरन दिखाई दे गई। नोलन के पास मौका था लेकिन वो गोली चला ही नहीं पाया। इतनी हिम्मत
जुटा नहीं पा रहा था कि किसी की जान ले सके। अब उसे सोफी की दुविधा समझ आ रही थी, पर काइल तो जिस काम के लिए आया था वो उसे करना ही था। उसने तीर मारकर हिरन को ढेर कर दिया। पास जाकर एक और तीर मारा, लेकिन हिरन की सांसें अब भी चल रही थी। नोलन चाह रहा था कि काइल उस हिरन की सफरिंग खत्म कर दे, यानी उसे जान से मार दे ताकि वो दर्द से मुक्त हो जाए। लेकिन तभी काइल को पास ही में एक और हिरन दिख गई। उसे मारने की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी काइल ने राइफल छीन कर जल्दी से उसे गोली मार दी। गोली हिरन को लग गई थी, लेकिन वहां पर नहीं जहां पर काइल चाहता था। वो हिरन भाग निकली थी। काइल ने खून के निशानों का पीछा किया, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही सारे ट्रैक्स खत्म हो गए। इससे काइल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। ऊपर से नोलन चिल्लाए जा रहा था कि वापस चलो। उस हिरन की सफरिंग एंड करने दोनों वापस गए तो जाते ही सुन्न हो गए, क्योंकि एक भेड़िया उस हिरन को खा रहा था। इस एरिया में काइल को पहले कभी कोई भेड़िया नहीं दिखा, लेकिन वो कई साल पुरानी बात हो गई। अब काइल एकदम शांत खड़ा था, लेकिन नोलन के पसीने छूट रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। वो भागने की तैयारी में था, पर काइल ने उसे बोल दिया कि भूल कर भी हिलना मत। काइल खुद गन निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बो के अंदर अटक रही थी और नोलन से इतना सब्र नहीं हुआ। उसे तो एक एक पल भारी हो रहा था, इसलिए वो सीधा गन के ऊपर झपट पड़ा, जिस वजह से भेड़िए ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब भेड़िया उसे नोच रहा था और वो बस काइल का नाम चिल्ला रहा था। काइल ने जल्दी से गन उठाकर लोड की और तब वो देखता है कि आसपास दो भेड़िए और मंडरा रहे थे। उसने गोली मारकर अटैक करने वाले भेड़िए को भगा दिया, फिर एक और गोली चलाई तो बाकी दोनों भी भाग गए। अब नोलन उससे मदद मांग रहा था, लेकिन वो खुद पैनिक में था। उसने उल्टा नोलन के ऊपर एक गन तान दी। नोलन बोला कि ऐसा मत करना। शायद काइल उसकी सफरिंग एंड करना चाह रहा था, पर जब नोलन ने मना कर दिया तो काइल बिना उसकी कोई मदद किए चुपचाप उसे तड़पता हुआ छोड़कर वहां से भाग निकला। नोलन रिक्वेस्ट करता रहा, पर वो रुका नहीं। भागते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचा, फिर गाड़ी लेकर सीधा कैबिन पर। मौत को इतनी पास से देखकर आया है, इसलिए उसके हाथ पैर कांप रहे थे। ऊपर से नोलन का जो हाल हुआ वो भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, और अभी तो सोफी को जवाब भी देना है। उसे क्या बोलेगा ये भी समझ नहीं आ रहा। जैसे तैसे हिम्मत करके सोफी के सामने गया और उसे बता दिया कि भेड़िए ने नोलन को नोच डाला। मैंने बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसकी बातें सुनकर सोफी के भी होश उड़ गए। मन में तो बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन उसने बस इतना पूछा कि नोलन जिंदा है या नहीं। काइल ने बोला पता नहीं। तूने बचाने की कोशिश की, लेकिन तुझे पता नहीं जो कुछ वो बोल रहा था उसकी वजह से सोफी उससे लड़ सकती थी, लेकिन इतना टाइम नहीं था। चाकू, कंपास और तीर कमान उठाकर वो कैबिन से निकल गई। अपनी बाइक लेकर वो नोलन को ढूंढने जा रही थी, और काइल बोल रहा था कि मैं दोबारा उस जगह पर नहीं जाऊंगा। तो सोफी बोली कि जाना तो पड़ेगा, तू ही बताएगा उसे कहाँ छोड़कर आया। तो मजबूरन काइल को भी साथ चलना पड़ा। लोकेशन पर पहुंचते ही सोफी ने पूरे एरिया को छानना शुरू कर दिया। हालांकि ये लोकेशन थोड़ी अलग लग रही है। इधर नोलन बेहोश पड़ा था, और जैसी होश में आया कंपास के सहारे गिरता पड़ता आगे बढ़ने लगा। हिम्मत उसने नहीं हारी कि इतना तो फट ही चुका हूँ, अब हिलने में भी दर्द हो रहा है, बच तो पाऊंगा नहीं, भेड़िए खा ही जाएंगे, तो जान लगाने से अच्छा है कि पड़ा रहता हूँ। ये सब उसने नहीं सोचा। भले ही रेंग ना पड़ा, लेकिन आगे बढ़ता रहा। इधर ये दोनों भटकते हुए उस हिरन तक पहुंच गए जिसे काइल ने गोली मारी थी, और उस हिरन को देखकर सोफी के मन में कई सारे सवाल आ गए, क्योंकि काइल ने बोला था कि मैं निशाना चूक गया था। अब सोफी को ऐसा लग रहा था कि कोई भेड़िया है ही नहीं, काइल ने ही नोलन के साथ कुछ किया है। क्या पता ये खुद ही नोलन के ऊपर अटैक करके उसे मरने के लिए छोड़ आया ताकि सोफी इसकी हो जाए। ये डाउट तो अब हमारे मन में भी आ रहा है, क्योंकि कल रात काफी कुछ हो गया था, और अब भी जब सोफी ने उसके सामने इतने सवाल खड़े कर दिए, उस पे आरोप लगा दिए, तब भी जवाब में उसने बस इतना बोला कि नोलन तुम्हारे लायक नहीं है। नोलन जंगल में अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, ये खुद उसे मरने के लिए छोड़ कर आया। अब सोफी पागलों की तरह उसे ढूंढ रही है, और ये बोल रहा है कि उसे भूल जाओ। शक तो होगा ही। अब सोफी ज्यादा बहस क्या करती, उसके मुंह पे पंच मार के वो आगे बढ़ गई, और आगे उसे भेड़िए के पंजों के निशान मिले, जिससे इतना तो साफ हो गया कि भेड़िया सच में है, काइल सच बोल रहा है। खैर उसी तरफ वो आगे बढ़ी तो रास्ते में उसे नोलन बेहोश पड़ा हुआ दिखाई दे गया, लेकिन बाइक इतनी स्पीड में थी कि सही टाइम पे ब्रेक ना लगती, वो सीधा नोलन के ऊपर चढ़ जाती। इसलिए सोफी ने बाइक को साइड में मोड़ लिया, जिस वजह से बाइक सीधा एक पेड़ में जाकर क्रैश हो गई, और सोफी बहुत आगे जाकर गिरी। इधर काइल भी अपने रास्ते पर था, तभी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया। फ्यूल कैन उसके पास था ही, तो रुककर वो फ्यूल भरने लगा, लेकिन तभी एक भेड़िया उसके सामने आ गया, जिस वजह से कैन नीचे गिर गया। राइफल में गोली थी नहीं, इसलिए वो तीर कमान से भेड़िए को भगा रहा था, लेकिन भेड़िया ज्यादा तेज था। उसने
उसने कायल के ऊपर अटैक कर दिया। जल्दी एक और भेड़िया आ गया जो सीधा गर्दन पकड़ रहा था। तब कायल ने चाकू मारकर दोनों को भगाया, लेकिन तब तक भेड़िए भारी डैमेज कर चुके थे। कायल अब चलने फिरने की हालत में बचा नहीं था, ऊपर से भेड़िए उसके चारों तरफ मंडरा रहे थे। तब कायल को याद आती है वो लकी गोली जो सोफी ने उसकी जेब में डाली थी। कायल ने उस गोली को गन में लोड किया और आपको भी यही लग रहा होगा कि वो खुद को गोली मारकर अपनी सफरिंग एंड करेगा, लेकिन गोली उसने मारी अपनी तरफ आते हुए भेड़ियों को। उधर सोफी अभी ठीक से होश में भी नहीं आई थी कि तभी एक भेड़िए ने उस पे अटैक कर दिया। जैसी भेड़िया उसके ऊपर झपटा, सोफी ने अपना चाकू निकाला, लेकिन वार कर पाने से पहले वो ढलान से लुढ़कते हुए नीचे जा गिरी। इससे वो और ज्यादा चोटिल हो गई, लेकिन एक चीज पे उसने थोड़ी देर में ध्यान दिया, वो था उसका राइट हैंड जो कि टूट चुका था, यानी तीर कमान अब नहीं चला पाएगी। लेकिन इस लाचारी में भी वो छुप कर नहीं बैठी, बल्कि हिम्मत करके कोनी के सहारे ऊपर चढ़ती रही और ऊपर जाकर देखती है कि भेड़िया तो मरा पड़ा है। चाकू सही जगह पर लग गया। चाकू और बो उठाकर वो आगे बढ़ी ही थी कि तभी पीछे से एक और आ गया। अब तीर पकड़ ही नहीं सकती तो चलाएगी कैसे। उसने बड़ी शांति से अपनी टांगों का सहारा लेकर हाथ को फिक्स किया, फिर तीर चलाया, लेकिन भेड़िए को लगा नहीं। अब भेड़िया उसे भी खा रहा था, वो तो उसने चाकू उठाकर उसके अंदर घोप दिया। तब जाकर वो दूर भागा। फिर आगे बढ़ते हुए वो बाइक तक पहुंची जो चलने लायक बची नहीं थी। ऐसी पैदल चलते चलते वो नोलन के पास पहुंच गई जो खुद मौत से लड़ रहा था। उसकी सांसें अब भी चल रही थी। उसे सहारा देकर वो आगे ले गई जहां पर पड़ी थी कायल की लाश। भेड़ियों ने उसे आधे से ज्यादा खा लिया था, फेस तो आधा था ही नहीं। वहां से कैन उठाकर कायल की गाड़ी में फ्यूल भरा, फिर नोलन को पीछे बैठाकर वो जंगल से निकल गई और इसी के साथ ही मूवी हुई खत्म। तो मूवी में यही दिखाया गया कि किस सिचुएशन में हम क्या एक्शन लेते हैं उसी पे सब कुछ निर्भर करता है। जैसे कायल अपने सामने तड़पते हुए नोलन को छोड़कर भाग आया था क्योंकि उसे अपनी जान का खतरा था, वहीं सोफी को पता भी नहीं था कि नोलन की क्या हालत है, वो जिंदा बचा भी है या नहीं। फिर भी वो उसे बचाने जंगल में गई और बचा कर ले भी आई। अगर ना जाती या कैबिन में बैठ के रोती रहती तो फिर वो बचता कैसे। और ये तो इस पे भी निर्भर करता है कि कौन किसके लिए कितना खास है, उसी हिसाब से हर कोई एक्शन लेता है। और इसमें एक एंगल और है, मूवी में 3 कैरेक्टर्स थे, सोफी, नोलन और कायल। 3 भेड़िए थे और 3 हिरन। अब हिरन की बारी पे वो तीनों इंसान शिकारी थे, यानी पावरफुल थे। तो उस टाइम तीनों ने क्या एक्शन लिया। सोफी ने तो शिकार करना ही छोड़ दिया, नोलन गोली नहीं चला पाया, लेकिन कायल ने हिरन को 2 तीर मारे और जब दूसरा हिरन दिखा तो उसे भी गोली मार दी जब वो शिकारी था। और भेड़िए के सामने आते ही वो बन गया शिकार। अब शिकारी कोई और है। अब उसने क्या एक्शन लिया, उसने भागना बेहतर समझा। नोलन घबरा गया था, वो तो कुछ कर ही नहीं पाया, आइडियल शिकार बना। पर सोफी ने सामना किया, यानी जो दया भाव रखता है जरूरी नहीं कि वो कमजोर है, और जो बेरहम है जरूरी नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग है, और जो क्लूलेस है वो क्लूलेस ही है। मूवी की बात करें तो शुरुआत के आधे घंटे ये एकदम स्लो है क्योंकि उसी में सारा बिल्डअप होता है। उसी बिल्डअप के चलते बाद में हमें कायल के ऊपर शक होता है कि कहीं उसी ने तो कुछ नहीं किया, भेड़िया था भी या नहीं। ये डाउट हमें उसी की वजह से आता है जो हमने आधा घंटा वेस्ट किया था, या आप कह सकते हो, इसलिए वो भी जरूरी था। और मूवी की असली खासियत है इसका रियलिज्म। भेड़िए एकदम रियल लगते हैं क्योंकि वो रियल ही थे। असली भेड़िए यूज हुए हैं, किसी किसी सीन में एनिमेट्रॉनिक पपेट, लेकिन मोस्टली रियल थे, इसलिए जेन्युइन खौफ बन पाता है। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स थे कटी फटी बॉडीज पे, वो भी खतरनाक थे, और जिस तरह से टेंशन को कैमरा वर्क के थ्रू दिखाया गया वो भी काफी सही था। आपको मूवी कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको कहीं से भी ढूंढ ले। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।